अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले आपको रब्बिल अव्वल की मुबारक हो और इस बाबरकत महीने के तुफ़ैल अल्लाह ताला हम सब की खुशियाँ और हम की मुरादें पूरी करें, आमीन। नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा इसकी तफसीलात में डिस्कस करेंगे 12 बरूज के हवाले से, और तमाम बरूज बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक तमाम बरूज को उनके मसाइल, उनकी परेशानियाँ, उनके इवेंट्स, प्लांटिब्यूशन कैसी रहेगी, हालात व वक़्त कैसा रहेंगे नवंबर के महीने में, और उनकी रेमेडीज़, उनके सदकार, उनके योग्स, ये सारी तफसीलात इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ज़ोडिक साइंस को या अपने नंबर की प्रेडिक्शन को समझने के लिए, सुनने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी शख्स के 3 बुर्ज होते हैं। आमतौर पे एस्ट्रोलॉजी की वीडियो में ये नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये वीडियो हमारी असेंडेंट बेस पे है और वैदिक असेंडेंट यानी हिंदी नजूम के मुताबिक हम वीडियोस बनाते हैं। और इसमें आपकी किसी भी शख्स के 3 बुनियादी असेंडेंट्स होते हैं। एक आपका पैदाइशी बुर्ज, जिसमें जिस वक्त आपके वक्त पैदाइश के मुताबिक निकाला जाता है, तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश के मुताबिक निकाला जाता है। दूसरा आपका मून साइन यानी आपका उस दिन उस वक़्त मून किस साइन ज़ोडिक साइन में था, उसको कमरी बुर्ज कहते हैं। और तीसरा शमसी बुर्ज। तो तीनों के लिहाज से आपका पूरा जायचा बनता है। उसको हम कहते हैं कि तीनों असेंडेंट को पढ़ना चाहिए। आमतौर पर लोग जो अखबारों में पढ़ते हैं वो सन ज़ोडिक होता है, लिहाजा आप जब भी अपने कोई ज़ोडिक साइन को पढ़ें तो असेंडेंट बेस पे पढ़ें, क्योंकि असेंडेंट आपका रियल बॉडी है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी है, और उस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है और उसी से आपके लाइफ के इवेंट जनरेट होते हैं। मून साइन या सन ज़ोडिक साइन आपके इवेंट्स की पूरी तफसीलात नहीं देते। कुछ इवेंट्स आ सकते हैं, लेकिन मेजर इवेंट्स को स्टडी करने के लिए असेंडेंट बेस रीडिंग ज़रूरी होनी चाहिए, और वो असेंडेंट आपके नेटल चार्ट से निकलता है, जिसमें आपका तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश वाज़े होते हैं। दूसरी बात ये कि 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये वीडियोस जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बनाई जा रही हैं। तो बुर्ज हमल के लिहाज से महीना कैसा है इसकी तफसीलात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इस महीने ख़ास इवेंट्स हैं, जो ख़ास प्लांटिब्यूशन बन रही है, सबसे पहले शर्फ़ कमर आ रहा है 2 नवंबर को 10 बजे, सुबह 10 बजे 10 AM। और ये जो इवेंट है दवा की कबूली का ख़ास वक्त है। इस वक्त आप ख़ुसूसी तौर पर जो अपनी दवा अपने एक मकासद के लिए वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। शर्फ़ कमर की वीडियो मैंने एक नीचे दी हुई है, हमारी लिस्ट में है। शर्फ़ कमर के अमलियात भी दिए हैं उसमें, उसको भी देख सकते हैं। और शर्फ़ कमर का जो वक्त ये होता है, ये कमर सबसे ज़्यादा करीबी सियारा है आपके जो ज़मीन के करीब, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस पर, उसके ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके मिजाज पे, आपकी कैफियत पे आता है, तो वो सबसे ज़्यादा उसके असरात आते हैं। दूसरा सियारा शम्स 16 नवंबर को बुर्ज अकरम में ट्रांजिट कर रहा है, ये भी तब्दीली है। और सियारा मरीख जो है 14 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है, ये सबसे बड़ी तब्दीली है बुर्ज हमल वालों के लिए। 26 दिसंबर को जो डायरेक्ट होगा और उसके बाद ये तकरीबन 26 दिसंबर को बुर्ज हमल में भी आ जाएगा, यानी दिसंबर के महीने में। अतारत आगाज़ नवंबर में जो बुर्ज मीज़ान में है, और 4 नवंबर को उसकी हालत रजत ख़त्म हो जाएगी, रेट्रोगेशन ख़त्म होगी, तो इससे भी आपके मामलों में बेहतरी आएगी। उसको हम डिस्कस करते हैं आगे कि प्लांटिब्यूशन के लिहाज से आगे डिस्कस, और ज़ैचिक घरों के लिहाज से आगे पढ़ते हैं। सियारा ज़ोहरा 16 नवंबर को बुर्ज मीज़ान में आ जाएगा। ज़ोहल आपके बुर्ज जद्दी में मौजूद है। मुश्तरी भी बहुत बड़ी तब्दीली है, 20 नवंबर को अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है, और फायर साइन से और अर्थ साइन में आ रहा है, तो बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके असरात क्या होंगे, इसका कौन सा योग बनेगा, ठीक है, ये सैटर्न के साथ नीचभंग योग होगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा, धर्मी योग भी कहते हैं, उसका क्या इफेक्ट आएगा। राहु बुर्ज सोर में और केतु बुर्ज अकरम में। चांद ग्रहण भी सबसे बड़ा इवेंट है, इस महीने का लास्ट में है, और 30 नवंबर को बुर्ज सोर में लगेगा, और राहु के साथ होगा बुर्ज सोर के अंदर, और ग्रहण दोष के इफेक्ट आएगा। ग्रहण दोष के क्या रेमेडीज़ करनी होगी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी शख्सियत बुर्ज नवंबर के लिहाज से, तो आपका जो ताले पैदाइश है यानी मार्स जो है वो 12वें घर मौजूद है और हालत रजत में है, रेट्रोगेशन में है। तो ये पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती, यानी एक समझ लें कि आप अपनी जो फिज़िकल बॉडी से उठ के पीछे चले गए पिछले घर में, तो 12 आपके जायचे के
जो आपका छठा, 8वां, 12वां घर नेगेटिव घर होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन मसाइल आते हैं। तो 12वें घर में कुछ तारा चला जाए तो अपनी एनर्जी खो देता है, उसकी एनर्जी वीक हो जाती है। तो मार्च जब अपने स्टैंडर्ड से 12वें घर चल जाएगा तो चीज़ों में आपके रुकावट आएंगी, ज़हनी दबाव महसूस होगा और इसकी ये सेंस भी बनती है कि आप अपने खुद दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन का मतलब कि आपसे गलत डिसीजन मेकिंग होगी, स्ट्रेस आएगा, मेंटली तौर पे आप कोई गलतियां कर सकेंगे, जज्बाती गलत फ़ैसले हो सकते हैं, माशी तौर पे गलत फ़ैसले हो सकते हैं, लेन देन के तनाज़ात हो सकते हैं, अखराजात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा हस्पताल के इशूज़ आ सकते हैं। 12वां घर आपके कानूनी पेचीदगियों, जेल यात्रा को ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा आपके हस्पताल के मामलों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन इशूज़ में हाईलाइट हो जाए तो कोई भी इंपॉर्टेंट फ़ैसला करते वक्त जब रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाए और दूसरा आपके ये फर्स्ट हाउस में आ जाए तो फिर आपके लिए बेहतर है। मून और राहु जो है सेकंड हाउस में है आपके, और फर्स्ट नंबर के बाद जो है मून शिफ्ट हुआ है, टॉरस में आ रहा है, और 2 नंबर को जो है इसके शरफ है। देखें राहु और मून जो है जब तक क्लोज कॉन्जैक्ट नहीं बनेंगे ग्रह दोष के इफेक्ट नहीं आएंगे। जब क्रॉस कंजंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपकी 8 से 10 डिग्री का फासला हो आपस में 2 प्लैनेट्स के दरमियान। तो मून अब जब शुरू में होगा तो 3 नवंबर को यहाँ पे इसका शर्फ हो जाएगा। ये तकरीबन शर्फ है 10 बजे तकरीबन, यानी कि 3 डिग्री पे होगा। तो उससे खुशी दवा कर सकते हैं। ये कुछ घंटों का टाइम होता है, 10 बजे से लेकर 11-12 बजे तक आप कर सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, अमलियात कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। उसकी तफसीलात नीचे अमलियात की वीडियो में दी गई है। जो तीसरे घर में जो है अतारत है, अतारत की जो पोजीशन है, अतारत आपका जी जो है मरकरी जो है आपका रेट्रोग्रेशन में है और वीक हालत में इसको कहते हैं। वीक उन लोगों के लिए होता है जिनके पैदाइशी जायचे में ये हालत रजत में नहीं है। देखें रेट्रोग्रेशन का पैदाइशी लिहाज से इफेक्ट उस वक्त आएगा, यानी जो पैदाइशी जायचे में अगर किसी का मरकरी रेट्रोग्रेड है और उस वक्त जो असेंडेंट के लिहाज से भी इस रेट्रोग्रेड होगा तो दोनों की एनर्जी प्लस हो जाएगी। और अगर आपका रेट्रोग्रेड नहीं है तो फिर आपको ज़िंदगी में थोड़ी सी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थोड़ी सी मसाइल आएंगे। तो उस वक्त आप जो है उस वक्त मुतात रहने की ज़रूरत है। चीज़ों में कोई आपकी माजी की यादें आ सकती हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। पुराने लोग जो आपको जिनसे आपका रब्ता ख़त्म हो चुका, तारा का आपको मिलने कोई आ सकता है, कोई पुरानी चीज़ याद आ सकती है, तो उसके इफेक्ट आ सकते हैं। मरकरी जो है 7th हाउस में है और रेट्रोग्रेशन में सन के साथ, सन भी यहाँ पे डिबिलिटेड है और यहाँ पे डिबिलिटेड होने की वजह से यानी वीक होने की वजह से मरकरी और सन की जो कंजक्शन बन रही है तो आप कुछ शरीकियात के साथ मामलात में कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं, लेन देन के मामले तनाज़ात आ सकते हैं, कारोबारी शराकती मामलात में मुताद हैं, लेन देन में मुताद हैं। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। 5वें का हाकम जो है 4th हाउस का लॉर्ड जो है 7th में आ रहा है, तो इसका मतलब है कोई लव मैरिज का योग भी बन रहा है। तो आपके 5th हाउस के लिहाज से बेहतर है कि सन डिबिलिटेड ज़रूर है, लेकिन जब ट्रांजिट होकर 7th हाउस में होगा तो 5th और 7th का कनेक्शन बनेगा। तो उसके से आप करीबी जो लोग किसी के साथ आपको अफेयर हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, वहाँ पे शादी का योग भी बन सकता है, लव मैरिज का योग भी हम इसको कहते हैं। लेकिन इसमें साथ मरकरी जो वीक है यहाँ पे होगा तो थोड़ा सा किसी के साथ आप अफेयर के दौरान कोई ऐसी कहते हैं कि उसे कॉम्प्लिकेशन ना पैदा करें, बोलचाल के लिए ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना आए जिसमें बिला वजह के आर्गूमेंट, बिला वजह के मसाइल आते हैं, तो फिर आपका रिलेशन में कमी और परेशानी आनी शुरू हो जाती है। 4th का लॉर्ड जो मून है वो भी 1st हाउस में है, 2nd हाउस में है, तो ये अच्छी हालत है। घरेलू लिहाज से कारोबारी मामलों में बेहतरी आ सकती है, रिज़्क़ के मामले में बेहतरी आएगी, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी। राहु मून के साथ जब कंजक्ट होगा तो आपको ये भी हो सकता है कि ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई बूस्ट मिल सकता है, कोई नया आपको ऑफ़र मिल सकती है, आपके प्लॉट की, ज़मीन की बूस्टिंग मिल सकती है और आप अचानक आप जंप भी लग सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पैदाइशी जायचे में राहु की पोजीशन क्या है और राहु की दशा चल रही है, किस प्लैनेट की दशा चल रही है, उसका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। सन जो है, सन मरकरी जो है आपके 7th हाउस में थोड़ा सा वीक है इस वक्त और डिबिलिटेड हालत में है, और 7th का लॉर्ड भी 6th में है, तो वो भी हालत हबूत में वो भी थोड़ा वीक है। इस लिहाज से ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि फ़ीमेल के मामलों में कॉन्शियस रहें, क्योंकि जब ज़ोरा हबूत की हालत में होगा और इसकी हबूत ख़त्म होगा यानी 16 नवंबर को, 16 नवंबर तक आपने फ़ीमेल के मामले में कॉन्शियस रहना है। बच्चों के मामले में, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप के मामले में और फ़ीमेल के मामले में कॉन्शियस रहें, यानी आपको कुछ झगड़ा परेशानी फ़ीमेल से रिलेटेड इशूज़ ना आए। इसके अलावा लग्जरी चीज़ें, मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो चीज़ों में चीज़ें ख़राबी भी पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन्स की चीज़ों में ख़राबी पैदा करता है, गाड़ी चलते चलते ख़राब हो सकती है, कि आपकी कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है, बात कुछ करेंगे लोगों को समझ कुछ आएगी, तो सारे इश्यूज़ में हाईलाइट होने की ज़रूरत है। केतु जो है
8th हाउस में बैठा है, तो 8th हाउस के लिहाज से थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। 8th हाउस के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपके खुफिया जिस्म के पार्ट्स हैं, उसमें कोई बीमारी परेशानी आ सकती है, कोई सर्जरी या ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा केतु आपके 8th हाउस में आपके ससुराल के मामलों को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो राहु केतु जो है 2nd हाउस में और 8th हाउस में जो ट्रांजिट है, बेशक अपने पॉजिटिव साइंस में हैं, यहाँ पे उनको बूस्ट मिलता है, लेकिन नेचुरल मेलिफिक होने की वजह से नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर आता है। लिहाजा अपने बोलचाल के मामलों में और करीबी रिश्तेदारों के मामले, खुसूसन ससुराल के मामलों में कोशिश रहें किसी तरह की बिलावजिक आर्गूमेंट्स ना करें जिससे आपकी खिलाफत पैदा हो। 9वें घर में जुपिटर आया है, जुपिटर पॉजिटिव साइन है, और जुपिटर जो है आपके यहाँ पे आपकी किस्मत को जगाएगा, आपको एक्टिव करेगा, आपके मज़हब की तरफ रुझान तब्दील हो सकते हैं, मजहबी तौर पे कोई सफ़र हो सकता है, इबादत की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा 20 नवंबर को सबसे बड़ी तब्दीली सैटर्न और जुपिटर का क्लोज कंजक्शन होने लगा, यानी क्लोज यानी अभी शिफ्ट होगा, जब डिग्री वाइज वो क्लोज होता जाएगा तो फिर इसका क्लोज कंजक्शन बन जाएगा। इसको हम धर्मी योग भी कहते हैं, और यहाँ पे सैटर्न के साथ आके नीच भंग योग भी बनेगा। तो ये योग बहुत पॉजिटिव है, आपके कैरियर में मज़ीद बूस्ट आएंगी, कारोबार के लिहाज से नई तब्दीलियाँ आएंगी, रिज़्क में इजाफा होगा, आपकी समाजी स्थिति में बेहतर होगा। तो ये पॉजिटिव मामला हैं। नेपच्यून जो है आपके जो है 11th हाउस में है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप में और करीबी रिश्तेदारों और खुसूसन जो दोस्त अहबाब हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कुछ आपको मिसगाइड करने वाले लोग मिल सकते हैं, तो उनसे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो ये मजमूई तौर पर ये बुर्ज हमल के होने के लिहाज से ये महीना मुतात रफ़ी गुज़र करता है। जब तक आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है 1st हाउस में नहीं आता, तब तक आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ना करें, क्योंकि वीनस भी वीक है, आपका डिबिलिटेड हालत में है, मार्स भी आपके 12th हाउस में है, खुफिया दुश्मन हासिल को ज़ाहिर करता है, जादू टूने नेगेटिव एनर्जी को भी ज़ाहिर करता है। और जब असेंडेंट आपका लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी, मामला में बेहतरी आएगी। तो इस रेमेडीज़ के लिहाज से आपने ये करना है कि मंगल के दिन गोश्त और सुरख दाल का सदका दें, और ताकि मैं जो मार्स की नेगेटिव एनर्जी वीक हुई है, जो रेट्रोग्रेशन के इफेक्ट आया है, 12th हाउस के इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो आपके ख़त्म हो सकें। दूसरी बात ये कि केतु भी मार्स को देख रहा है, तो यहाँ पे मंगलबद योग बन रहा है। मंगलबद योग का इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो है मंगलवार दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी डालें या कुछ खाने के लिए डाल दें, ताकि जो केतु की जो 5th नज़र है वो उससे भी आप बच सकें। और क्योंकि 8th हाउस की जो 5th नज़र जो होगी आपके मार्स पे पड़ेगी, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी को हिट करती है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। और ये नेगेटिव एनर्जी आपके करीबी रिश्तेदारों या ससुराल की तरफ से आ सकती है, लिहाजा उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु और कमर का मून का ग्रहण दोष बन रहा है, 3 नवंबर को होगा। तो 3 नवंबर को जो है जब मून जो है राहु के करीब होगा या करीब राहु के ऊपर से गुजरेगा, तो उस वक्त जो है नारियल का सदका करें। उसके अलावा राहु ज़ुहल को भी 5th नज़र से देख रहा है, 9वीं नज़र से देख रहा है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि राहु और सैटर्न की जो नज़र आपस में एक दूसरे को देखना, उसकी वजह से शराफत दोष के भी इफेक्ट आते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अपनी कैसे रिश्तेदारों के साथ या बुज़ुर्गों के साथ उलझ पड़ते हैं, और वो शराफत दोष बुनियादी तौर पर बदवा को ज़ाहिर करता है या ऐसी नेगेटिव एनर्जी को ज़ाहिर करता है कि कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड में उसको ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि 10वें घर पर इफेक्ट करेगी। तो आपकी कैरियर के लिहाज से कुछ एरर आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। लिहाजा किसी बुज़ुर्ग के साथ किसी के साथ उलझे ना, और उसका तलक आपके दूसरे घर से होगा यानी करीबी रिश्तेदारों के साथ। तो कैरियर में रुकावटों से बचने की ज़रूरत है। अगर ये योग आपका पॉजिटिव एक्टिव हुआ, राहु की परसेंट पैदाइशी जांच में अच्छी हुई, तो ये आपको ये योग जो मज़ीद बूस्ट करेगा, मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपको ज़हनी दबाव, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी फ़ील होती है, तो कोशिश करें कि उस वक्त आप मेडिटेशन करें, रूहानियत की तरफ जाएँ और मुबारक नगीना अपना पहने, मरजान और सुरख, ठीक है। और इसके अलावा तलिस्म मरीख भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मार्स की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, प्लैनेट की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 9, 27 और 13, इनको इस्तेमाल करें अपने प्राइस बॉन्ड के लिए, लकी नंबर्स के लिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी।